Good evening, everyone. Today we are going to see of international relations current affairs. मैं हूँ राइनी और देखते हैं आज के टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमारे पास क्या क्या टॉपिक्स हैं डिस्कशन के लिए। इंडिया द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। हमने पिछले आर्टिकल्स में देखा था कि इंडिया इज कंसीडर्ड एज द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ और इंडिया को ये अपना रेपुटेशन मेंटेन करके रखने की जरूरत है। देन विल सी इंडिया एंड एशियन रिलेशनशिप्स। अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे हम। इजराइल हमस वॉर के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया कनाडा रिलेशंस, कनाडा के साथ इंडिया के क्या रिलेशंस है। आपको पता है कि बहुत सारे इंडियंस हर साल कनाडा जाते हैं अपने एजुकेशन के लिए, वहां पे फिर उनको जॉब भी मिल जाती है, उनको सिटीजनशिप भी मिल जाती है कनाडा की। वो सब हम पढ़ेंगे। देन इंडिया साउथ कोरिया के रिलेशंस के बारे में भी हम देखने वाले हैं आज के टॉपिक में। So without wasting much of the time, let's get started. Our first topic is the voice of global south. इंडिया देखिए अपनी एक बहुत अच्छी स्टैंड रख रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो ये कहना चाह रहा है कि जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, ठीक है, जो ज्यादा डेवलप कंट्रीज नहीं है, जो फुल्ली डेवलप कंट्रीज नहीं है, ठीक है, डेवलप कंट्रीज में आपके आ जाते हैं यूएस, कनाडा, जापान, आपके जो भी हैं यूरोपियन कंट्रीज, ये सब आपके डेवलप कंट्रीज में आ जाते हैं। ग्लोबल साउथ की जो आवाज है वो इंडिया रखता है। देखते हैं कंटेक्स्ट क्या है। इंडिया हैज रिसेंटली कंप्लीटेड इट्स सेकेंड वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट कंडक्टेड वर्चुअली। सो वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट एक समिट है जो वर्चुअली कंडक्ट हुआ था। इंडिया हैज रिसेंटली कंप्लीटेड इट्स सेकेंड, ये सेकेंड राउंड था उनका, इंडिया का पार्टिसिपेशन जिसमें था। दिस इवेंट फॉलोज the inaugural summit in January 2023, highlighting India's dedication to promoting unity among nations and strengthening its leadership role in Global South. So, Global South में leadership role जो इंडिया को मिला है, उसको strengthen करने का ये बहुत सही मौका है इंडिया के पास, because Indian geopolitics is gaining power and Indian diplomacy is really doing good under our Prime Minister, Mr. Narendra Modi. What are the key highlights of the second Voice of Global South Summit? Together for everyone's growth with everyone's trust. So ये हमारा थीम था while conducting session establish South Global South together for one future. So उनका एक एजेंडा है Global South together for one future, ये उनका एजेंडा है। और उनकी थीम क्या थी? Together for everyone growth with everyone's trust. एवरीवन्स ग्रोथ होनी चाहिए, सबके साथ के साथ सबका विकास होना चाहिए, जो इंडिया अपने पास भी ये थीम रखता है। इंडिया में आपने बहुत बार ये सुना होगा कि सबका साथ सबका विकास। सो एवरीवन्स ग्रोथ एवरीवन्स ट्रस्ट, सबका साथ सबका विश्वास। सो इन दैट terms we have done this video conferencing. So disseminating outcomes of G20 summit hosted by India and ensuring sustainable momentum of effective implementation of G20 decisions. Outcomes: Global South Center of Excellence दक्षिण, एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है दक्षिण के नाम से। उसमें हमारे जो पीएम मोदी है उन्होंने इनॉग्रेट किया है फोस्टरिंग कोलैबोरेशन अमंग डेवलपिंग नेशंस। सो आपके वर्ल्ड में जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं, ठीक है, उन सब की कोलैबोरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी और इनके कोलैबोरेशन को बोला जाएगा ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, दैट इज योर दक्षिण। नेक्स्ट वी विल सी दैट देयर इज थीमेटिक डिस्कशंस आल्सो रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में डिस्कशंस चल रही हैं रिगार्डिंग योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एनर्जी ट्रांजिशन, क्लाइमेट फाइनेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, वुमेन लेड डेवलपमेंट, काउंटर टेररिज्म, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स। ये सब के बीच में भी डिस्कशंस चल रही हैं कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमें एनहांस करना है, एनर्जी ट्रांजिशन बढ़ाना है, क्लाइमेट फाइनेंस को बेटर करना है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, वुमेन लेड डेवलपमेंट करनी है हमें, काउंटर टेररिज्म, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स। ये सारे हमारे जो टॉपिक्स थे ये डिस्कशन हुए हैं आपके वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ मीटिंग में। कॉल फॉर रेजिस्टेंट अमंग्स amid Israel Hamas conflict. So अभी Israel Hamas conflict जो 2023 में चल रहा है उसके बारे में भी बात की गई है इस मीटिंग में। Involve parties to exercise restraint, prioritize the safety of innocent civilians and work towards de-escalation. वो चाहते हैं कि ये जो conflict चल रहा है वो पुल डाउन हो जाए, उनकी इफेक्ट कम हो जाए और ये conflict जो इजराइल और हमस के बीच में चल रहा है ये आपका स्लो डाउन हो जाए और फिर विदर अवे हो जाए।
इसराइल और हमास वाला जो एरिया है आपका स्टूडेंट्स, आपको अगेन फिर वो वाले एरिया में वर्ल्ड मैप में आपको देखना पड़ेगा कि ये एरिया कहाँ पर है, और ये एरिया आपके लिए फिर से मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं वो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट उनकी जो मैपिंग है वो अगेन आपकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 5 C's for Global South. What are those 5 C's? Consultation, cooperation, communication, creativity and capacity building. Capacity building रखनी है हमें, लोगों के साथ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल करना है, क्रिएटिविटी कम्युनिकेशन फोस्टर करना है, cooperation and consultation. Apart from this, we will see that what evidence showcase the escalating influence of Global South. So the creation of loss and damage fund in COP27. So एक loss and damage fund बना था हमारा in Egypt, underscored the unequal challenges experienced by Global South. ये loss and damage fund जो हमारे COP27 में बना है, ये हमारे ग्लोबल साउथ को केटर करने के लिए है, ठीक है। ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट के लिए ये लॉस एंड डैमेज फंड बना है। यूपीएससी प्रीलिम्स इस तरह के फंड्स के बारे में बहुत बार क्वेश्चंस पूछती है आपसे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज कि ये जो लॉस एंड डेवलपमेंट फंड है ये कब बना था, कौन से सीओपी में बना था। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे सीओपी के नंबर्स भी गलत बताए जा सकते हैं स्टेटमेंट्स में, और आपको फिर बताया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि इसका जो लॉस एंड डैमेज फंड है उसका मेन पर्पस क्या है, और वहां पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। सो इस तरह की क्लैरिटी आपको इस टाइप के टॉपिक्स पे रहनी चाहिए। The G7 summit in Japan demonstrated a praiseworthy initiative by incorporating countries such as India and Brazil, promoting more inclusive conversation. The enlargement of BRICS to 11 members highlighted involvement with the global south. So हमने पिछले आर्टिकल में पढ़ा था जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, जो आपके ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये और भी मेंबर कंट्रीज को अपने यहाँ इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। तो इनका जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो भी हमारे ग्लोबल साउथ की स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करेगा। The incorporation of 55 members of African Union into G20 reflects a growing acknowledgement of the global significance of African nations. So 55 member countries हैं आपके अफ्रीकन यूनियन, ठीक है। अफ्रीकन यूनियन को भी हमने G20 में शामिल कर लिया है, और ये हमें बता रहा है कि जो अफ्रीकन नेशंस की इंपॉर्टेंस है वो हमें पता है और हम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं अपने इंटरनेशनल फोरम में। So African Union is the summation of your, or is the cooperation of 55 member countries of Africa, which is again now the member of G20 countries. What are the challenges for India? What are the challenges for India as a voice of global south? अगर इंडिया को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ बनना है तो क्या ये इतना आसान होने वाला है? नहीं, ये इतना आसान नहीं होने वाला है। Global South is a big term. It's not about only 1 or 2 countries. A lot of countries is covered when it comes to Global South. ठीक है, बट अगर हमें इसकी वॉइस बननी है, हमें अगर ग्लोबल साउथ की आवाज बननी है तो कुछ चैलेंजेस भी हमारे सामने आ रहे हैं। हम देखते हैं कि वो चैलेंजेस क्या हैं। एड्रेसिंग डाइवर्जेंट इंटरेस्ट, अलग अलग तरह के लोग, उनकी इकोनॉमिक्स अलग, उनके जियोपॉलिटिक्स अलग, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अलग हैं। सो सबको एक प्लेटफॉर्म में लेके आके वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच अगर हम रखेंगे तो फिर नहीं बात बन पाएगी। हमें सबके कंसर्न, सबका इंफ्रास्ट्रक्चर, सबकी जियोपॉलिटिक्स, सबकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जाननी होगी, समझनी होगी, और फिर ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो वॉइस है वो ग्लोबली साउथ में एड्रेस हो रहा है कि नहीं, एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं। Overcoming power asymmetry. The global south includes both emerging powers like India, Brazil, South America, along with least developed countries. So आप देख रहे हो least developed countries भी है वहां पर हमारी, ठीक है। उनके यहाँ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। मेनली आप देखोगे तो जो आपके आइलैंड कंट्रीज हैं वो लीस्ट डेवलप्ड हैं। फिर लेकिन आपके इमर्जिंग कंट्रीज भी हैं, इंडिया, ब्राजील, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, आई एम सॉरी। सो इस तरह का जो पावर एसिमेट्री है, दिस विल आल्सो ट्राई टू हिंडर इन द प्रोग्रेस ऑफ वॉइस ऑफ इंडिया इन ग्लोबल साउथ। नेगोशिएटिंग विथ ग्लोबल पावर्स। अब ग्लोबल पावर्स जैसे आपके यूएस, चाइना, फिर जो हमारे ग्लोबली डेवलप कंट्रीज हैं जैसे आपके यूएस हो गए, यूरोपियन यूनियन हो गए, इनकी वॉइस को भी ग्लोबल साउथ को सुनना होगा और ग्लोबल साउथ की आवाज इनके तक हमें पहुंचानी होगी,
ये भी एक कंसर्न है। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ इज हर्ड एंड कंसीडर्ड इन ग्लोबल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये हमें उनको बताना होगा कि ग्लोबल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सिर्फ यूएस और जो वर्ल्ड पावर कंट्रीज हैं वही डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे ग्लोबल साउथ की आवाज भी डोमिनेटिंग आवाज है और इसे भी हमें चैनलाइज करना है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स। India needs to balance its own development needs with its role as a representative of the global south. So India के पास भी बहुत सारे अपने खुद के challenges हैं when it comes to employment, poverty, ठीक है, anemic भारत, when infrastructure and ये सारी education, ये सारी चीजें इंडिया को खुद भी डील करनी है, ठीक है। इंडिया is also not a developed country. India is emerging country. So इंडिया को खुद के हित के बारे में भी देखना है और फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की कोशिश करनी है। वे फॉरवर्ड, स्ट्रेंथिंग रीजनल अलायंसेस। हमारे जो रीजनल अलायंसेस हैं इंडिया के, जिसमें इंडिया सार्क का मेंबर है, आसियान का मेंबर, मतलब आसियान, ये सब हमारे रीजनल अलायंसेस हैं जिसमें इंडिया मेंबर या तो है या तो नहीं है, बट इंडिया इसमें एक्टिवली पार्ट ले रहा है। फैसिलिटेट साउथ साउथ कोऑपरेशन, एडवोकेटिंग फॉर इक्विटी इन ग्लोबल गवर्नेंस। ग्लोबल गवर्नेंस जो पूरे वर्ल्ड फोरम में जो गवर्नेंस अभी चल रही है उसमें हमें IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये सब में हमारे अपनी अच्छी खासी शेयर दिखानी होगी और फेयर रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पर मांगना होगा फिर विद ग्रेटर डिसीजन मेकिंग पावर्स फॉर द ग्लोबल साउथ। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी। India can lead by example in adopting sustainable practice, investing in renewable energy, and advocate for global efforts to combat climate change. तो इंडिया का हमेशा ये मानना रहता है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें ग्लोबल इफेक्ट्स लेने चाहिए क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, सस्टेनेबल ग्रोथ हमें करनी चाहिए। सो इस मूव को तो हमें आगे लेके जाना ही है, इस स्टैंड में तो हमें बहुत ज़्यादा फर्म रहना ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप क्लाइमेट चेंज को केटर करते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेके आते हो, तो ये ना ही आपकी कंट्री में बेनिफिशियल होगा, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये आपकी पहचान बनाएगा। So that was our topic. Our next topic is India-ASEAN relations. So India और ASEAN की relations में देखते हैं हम किस तरह की improvement हुई है और अभी क्या होने को जा रहा है। So Prime Minister recently participated in ASEAN-India Summit held in Jakarta, Indonesia. जकार्ता इंडोनेशिया में अभी इंडियन आसियान समिट हुआ था 2023 में, एंड दिस वाज 20th इंडिया आसियान समिट। कभी कभार क्वेश्चंस में ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया आसियान समिट ये 5th है, 6th है, मतलब जो आपके एक्चुअल टर्म्स है ना उससे जस्ट ऑपोजिट बोला जाएगा कि ये 5th है या फर्स्ट आसियान इंडियन समिट है, विच इज नॉट ट्रू। दिस इज योर 20th इंडिया आसियान समिट। थीम आसियान मैटर्स, एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। तो उनकी खुद की थीम यही है, मतलब इंडियन आसियान समिट की थीम भी यही है कि आसियान मैटर करता है और एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ हमें आसियान को बनाना है। ASEAN is a central pillars of India Act East policy. It support ASEAN's outlook on ASEAN-India centrality and Indo-Pacific. The progress of free and open Indo-Pacific, elevating the voice of the global South, is in the common interest of all. So हमने इस तरह का देखा है कि कैसे जो हमारी आसियान कंट्रीज हैं उनके सहायता से, उनके हेल्प से हम इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी एक कंक्रीट वॉइस रख सकते हैं और इंडो पैसिफिक रीजन को और भी ज्यादा प्रोग्रेसिव बना सकते हैं विदाउट द डोमिनेंस ऑफ सुपर पावर्स लाइक योर यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज। अब हम कुछ इंफॉर्मेशन आसियान के बारे में देख लेते हैं। आसियान इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी फॉर यू। यू हैव टू नो हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन आसियान। ओके, मेंबर कंट्रीज क्या क्या है आसियान की। आसियान वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1967 साइनिंग द बैंकॉक डिक्लेरेशन। सो उनके बैंकॉक डिक्लेरेशन के बाद आपका फॉर्मेशन हुआ है आसियान मेंबर कंट्रीज का। फाउंडिंग मेंबर्स आर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ये सारी कंट्रीज के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, ना कि अभी से, बट हिस्टोरिकल टाइज भी हैं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी और जब आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि तभी से हमारे इंडिया के जो राजा महाराजा हैं, रूलर्स हैं, उनके टाइज अच्छे खासे रहे हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड के साथ। अदर मेंबर्स आर ब्रूनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम।
So these are your countries of ASEAN, your Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Brunei, Cambodia, Laos, म्यांमार एंड वियतनाम. ये सारे आपके कंट्रीज हैं. बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंदर आसियान का फॉर्मेशन हुआ है. मोटो ऑफ आसियान, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी. सो ये हमारा रियल मोटो है आसियान का कि हमें एक विजन रखना है, एक आइडेंटिटी और एक कम्युनिटी को हमें केटर करना है. उनकी सेक्रेटेरिएट आपकी इंडोनेशिया जकार्ता में है. ठीक है. एंड ऑब्जेक्टिव टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन. ASEAN is led by chair who is elected by members of states situated in Indonesia. Important decisions are normally made through conversation and consensus, governed by ideas of non-interference in internal affairs and conflict resolution through peaceful means. So ASEAN बहुत peaceful means से अपने काम चलाता है और अपनी बाकी के जितने भी इनके जो भी डिसीजंस होते हैं वो कंसेंसस बेस्ड डिसीजन होते हैं, मेंबर कंट्रीज ही लेती है. देखिए बहुत बार कंफ्यूजन हमें यूपीएससी के प्रीलिम्स में ये हो जाता है कि क्या इंडिया आसियान का मेंबर है. नहीं, इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है, बट इंडिया टेक्स पार्ट इन आसियान समिट्स एंड इंडिया आसियान के अपने भी बहुत अच्छे से टाइज हैं जिसके कारण वो डिस्कशंस में इंडिया मौजूद रहता है. बट इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान. आसियान कंट्रीज को आपको मैप में लोकेट करके देखना है और उसे आपको आगे रिवाइज करना है बिफोर प्रीलिम्स. नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज अब्राहम अकॉर्ड्स. अब्राहम अकॉर्ड्स इज अगेन इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस तरह के अकॉर्ड्स और टर्म्स प्रीलिम्स में डायरेक्टली जो हमारी एग्जामिनर हैं यूपीएससी के एग्जामिनर्स वो डायरेक्टली इससे पूछते हैं. 3 years ago in September 20, the United States broke the Abraham Accord between the United Arab Emirates, Bahrain and Israel with the commitment to normalize relations among these Arab Gulf states and Israel. The Abraham Accord marked a significant step towards increased political, economic and security integration in Middle East. So Middle East जो आपकी countries हैं वहां पर आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटीग्रेशन लेके आना है मिडिल ईस्ट रीजन में. तो ये आपके अरब गल्फ कंट्रीज एंड इजराइल के बीच में ये अकॉर्ड बना है. ठीक है. ठीक है. अरब एमिरेट्स, बहरीन, इजराइल, ये सब के बीच में आपका ये अब्राहम अकॉर्ड बना है, यूएई. सो आपको जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनसे रिलेटेड है आपका अब्राहम अकॉर्ड. आपसे अगर प्रीलिम्स में पूछा जाए कि अब्राहम अकॉर्ड किससे रिलेटेड है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो दिस इज रिलेटेड टू मिडिल ईस्ट एंड सिक्योरिटी इंटीग्रेशन एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इन यूनाइटेड स्टेट्स, इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, बहरीन, इजराइल एंड अदर स्टेट्स, मिडिल ईस्ट स्टेट्स. व्हाट आर अब्राहम अकॉर्ड्स? एक्चुअली में अब्राहम अकॉर्ड क्या है? Abraham Accord are a series of agreements signed in 2020 between Israel and several Arab states, making a historic shift in diplomatic relations in the Middle East. So, Middle East में जो भी diplomatic relations होते हैं, उनके बारे में बात होगी इजराइल और several आपके अरब states के बीच में. और हम देखते हैं the primary countries involved in the Arab Accords are अब्राहम अकॉर्ड्स में मेनली जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं वो है आपके इजराइल, यूएई, बहरीन, सूडान, मोरक्को. ठीक है. ये सारी कंट्रीज आपकी अब्राहम अकॉर्ड में इंपॉर्टेंट है. इससे ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, बट हाँ एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको पता रहना चाहिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं अब्राहम अकॉर्ड में, क्या वो डिस्कस करना चाहते हैं, ये एजेंडा आपको पता रहना चाहिए फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. मेंस में तो डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आते, अगर आते भी हैं तो इस आर्टिकल में इतने आपके पॉइंट्स कवर हो जाएंगे कि आप 15 मार्कर या आप 7 मार्कर, 8 मार्क के क्वेश्चंस को अटेंड कर सकोगे. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अकॉर्ड? द एग्रीमेंट शोज दैट अरब कंट्रीज आर ग्रेजुअली डीकपलिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द पैलेस्टीन क्वेश्चन. सो जो पैलेस्टीन वॉर जो चल रहा था आपका, ये पैलेस्टीनियन क्वेश्चन से अरब कंट्रीज अपने आप को बाहर निकालना चाहती है. अरब कंट्रीज भी नहीं चाहती कि देयर आर मोर कॉन्फ्लिक्ट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक. फुल डिप्लोमेटिक टाइज विल बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन इजराइल, यूएई एंड बहरीन. The deal buys UAE a lot of goodwill
इन द यूएसए। तो यूएसए का भी यही कहना है कि अरब कंट्रीज को अब पैलेस्टीन वॉर पे नहीं ज्यादा ध्यान देना चाहिए और इस तरह से यूएई की यूएस के साथ अच्छे रिलेशंस हो जाएंगे, where its image has been tarnished by its involvement in Yemen war। यूएई की इमेज हमने पहले देखी है कि येमेन वॉर में यूएई के जो इन्वॉल्वमेंट था उसके कारण उनकी जो इमेज थी यूएस में वो सही इमेज नहीं थी। ठीक है, यूएई की कंट्रीज की अच्छे से इमेज नहीं थी यूएस के नज़र में वर्ल्ड फोरम में। सो अब जब ये अपने आप को पुल आउट कर लेंगे पैलेस्टीनियन येमेन एंड पैलेस्टीनियन वॉर से, तो इस केस में यूएई की अच्छी इमेज बन जाएगी। In South Asia, it will put Pakistan in a bin where the follow US steps will be seen as given in Islamic cause of Palestine or not to follow UAE। So यहाँ पर जो कश्मीर इशू है जो पाकिस्तान उठाता है, इसमें भी काफी पाकिस्तान पे प्रेशर आएगा कि आप भी अब इंडिया के साथ वॉर मत करो और एक पीसफुल रास्ता अपनाओ। What are the advancements since Abraham Accords? The Israel embassy opened in Abu Dhabi, opened the embassy in Tel Aviv. The trade between UAE and Israel amounts to 900 million USD. These were also agreements signed for a free trade agreement. So आप देख रहे हो वो जैसे ही पुल किया इन्होंने, इनकी जो ट्रेड है वो होना शुरू हो गई बाकी के कंट्रीज के साथ, यूएस की इजराइल के साथ होना शुरू हो गई। तो ये एक अच्छा मूव है। देखिए वॉर तो किसी को भी नहीं सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। आपकी फिलिस्तीनियन गवर्नमेंट और यमन गवर्नमेंट, इनके बीच में हमने देखा है कि वॉर लाइक सिचुएशंस रही है बहुत सालों से, लेकिन अब बहुत सारी कंट्रीज इससे पुल डाउन कर रही है, ठीक है। The three-way trade accord signed between Israel, UAE and Jordan, Israel would either build a new desalination plant or deliver water to member countries. So ये तीन लोगों का एक अकॉर्ड बन गया है, इजराइल, यूएई और जॉर्डन का। इसमें ये क्या करेंगे, जब भी इनका जो वाटर इशू है तो पहले तो वो डीसैलिनाइजेशन प्लांट खोलने वाले हैं, उसके थ्रू ये वाटर प्रोवाइड करेंगे। अगर वाटर की इशू होती है तो वाटर को पहले डीसैलिनाइजेशन किया जाएगा, फिर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। When it comes to tourism, after direct flights were established, UAE hosted more than 67,000 Israeli tourists. Again, this is a very welcome step. इनकी ट्रेड जो है बैलेंस, जो ट्रेड ओवरऑल है वो इंक्रीज कर रही है। What are the shortcomings of Abraham Accord? Despite the initial goal of Arab organization, cooperation among Israel and its Arab partners has failed to produce tangible movement in Israeli-Palestine calculus. So आपके इजराइल पैलेस्टीन का जो कोल्ड वॉर चल रहा है, बोल सकते हो जो वॉर चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं हुआ है। ऑल्दो आपके अरब कंट्रीज ने इस तरह के मूव लिए हैं अब्राहम अकॉर्ड के जैसा, बट स्टिल major players in the Middle East are still out of the agreement, such as Saudi Arabia. Abraham Accord में Saudi Arabia नहीं है यहाँ पे, for commitment to pre-existing Arab Peace Initiative. Oman and Qatar declined to formalize their ties with this framework. So Oman, Qatar, Saudi Arabia, ये सारे जो कंट्रीज हैं आपके मिडिल ईस्ट के, ये अभी भी अब्राहम अकॉर्ड से बाहर हैं और फिर एक पूरी तरह से कंसेंशुअल जो बातें होती है ना, कंसेंट से ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अगर मिडिल ईस्ट हो तो पूरा मिडिल ईस्ट साथ दे अब्राहम अकॉर्ड में, जिसमें वो बोलते हैं कि जो वॉर लाइक कंडीशन चल रही है फ़लस्तीन और इजराइल के बीच में, फ़लस्तीन यमन के बीच में, वो नहीं चलना चाहिए। बट यहाँ पर पूरी तरह से कंसेंसस नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सारी कंट्रीज जैसे आपके सऊदी अरेबिया होगी, ओमान होगी, कतर होगी, ये लोग इन्वॉल्व नहीं है। नेक्स्ट जो एजेंडा हम देखने वाले हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स कैसे इंडियन इंटरेस्ट के साथ लिंक्ड है। इंडियन इंटरेस्ट क्या है अब्राहम अकॉर्ड्स में? डिप्लोमेटिक रिलेशंस। The Abraham Accords has created a favorable environment for India to strengthen diplomatic ties with both Arab nations and Israel. So ये इन अभी हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। हमें देखिए हमारे लिए विन विन सिचुएशन है अब्राहम अकॉर्ड। इसके थ्रू हमारे इंडियंस क्या कर रहे हैं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिप्लोमेट्स क्या कर रहे हैं, वो अरब के कंट्रीज के साथ भी अच्छे रिलेशंस बना पा रहे हैं, इजराइल के साथ भी, क्योंकि ये अब्राहम अकॉर्ड जो अकॉर्ड है वो अरब कंट्रीज को इजराइल के साथ जोड़ता है, तो हमारी दोनों के साथ अच्छी फ्रेंडशिप हो जा रही है। Investment opportunities. The collaboration encourages joint ventures in 6 key sectors: food security, health, transportation,
स्पेस, वाटर, एनर्जी। सो ये सारी चीज़ों में अगर हमें मार्केट मिलता है, ठीक है, हेल्थ सेक्टर हो गया, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो गया, स्पेस, वाटर, ये सारी चीज़ों में अगर हमें मार्केट मिलता है तो हम उस मार्केट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन, हमने देखा कि टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन अगर हमें इजराइल से मिलता है और भी अरब कंट्रीज से मिलता है तो ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया अपने आप को अभी अपने आईटी सेक्टर को और टेक्नोलॉजिकल जो अपलिफ्टमेंट्स हैं उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहता है। इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स खुल गए हैं, आपको पता ही होगा, इंडिया बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स को इनकरेज भी करता है। So the Accords paves the way for technological cooperation, leveraging India's technological capacities and financial contribution from the UAE and Israel's innovative strength. So Israel is very famous for its innovative strength and UAE की हमारी financial capabilities होगी, contribution होगी, ये हमें वहाँ से मिलने वाला है, ठीक है, इसराइल के इनोवेशन स्ट्रैटेजीज और यूएस के आपके फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस। डायस्पोरा रिलेशन भी हमारे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। व्हाट आर द चैलेंज ऑफ अब्राहम अकॉर्ड? अब कुछ चैलेंजेस हैं अब्राहम अकॉर्ड के फॉर्मेशन होने के बावजूद। पैलेस्टीनियन इशू इज इशू लाइक योर चिकन स्नैक, ठीक है, इस तरह के इशू जो होते हैं ना, यहाँ पर 86% of the Palestinians believe the normalization agreement with the US serves only Israel's interest and not their own. So पैलेस्टीन अभी भी ये कहना चाहता है कि इजराइल की यूएई की अपनी, ठीक है, इजराइल की अपनी इंटरेस्ट यहाँ पर फॉलो हो रही है, उनकी पैलेस्टीनियन की कुछ भी इंटरेस्ट फॉलो नहीं हो रही है, उनके लिए कुछ भी बेटरमेंट नहीं किया जा रहा है। लैक ऑफ रीजनल सपोर्ट, Bahrain, a small country that seeks protection and takes political cues of Saudi Arabia, has become a topic of concern for those hoping to normalize relation with Israel. अब बहरीन भी यहाँ पर जो है सऊदी अरेबिया के साइड में रहता है और ये अब्राहम अकॉर्ड के अंदर नहीं है, जिसके कारण क्या हो जाता है आपका सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, ईरान, ये सब लोग आपके अब्राहम अकॉर्ड से बाहर हैं और ये इस तरह से सपोर्टिव नहीं होते जब भी कोई कंटीशियस इश्यू होता है। कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स शिया सुन्नी, तो ये रीजन में आप देखोगे मुस्लिम्स की दो आपकी डिवीजन है मुस्लिम कम्युनिटी में, एक सुन्नी मुस्लिम होते हैं और शिया मुस्लिम होते हैं, ठीक है, सुन्नी मुस्लिम और शिया मुस्लिम, ये दोनों तरह के जो मुस्लिम्स हैं ये अलग अलग रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ईरान में आपके शिया मुस्लिम्स हैं, अरेबियन कंट्रीज में आपके सुन्नी मुस्लिम्स हैं, सऊदी अरेबियन कंट्रीज में, तो यहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट के काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे इंडिया में भी आपके शिया और सुन्नी मुस्लिम्स हैं। मल्टीलैटरल पावर्स स्ट्रगल, फंडिंग कंस्ट्रेंट्स, Abraham Funds was set up part of Accord and it's delegated approximately 3 billion USD to development in the Middle East. Change in administration of US which has seemingly diluted the potential of the Accord. अब US की अगर सपोर्ट नहीं है तो फिर अब्राहम अकॉर्ड में ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। वे फॉरवर्ड हमें क्या है कि हमें ओपन डायलॉग स्टार्ट करना चाहिए, एड्रेसिंग द फैलेस्टीनियन इशू बाय ओपन एंड इंक्लूसिव डायलॉग्स। फैलेस्टीनियन इश्यूज को मेजरली हमें डिस्कस करना होगा और ओपन डायलॉग्स रखने होंगे। इनकरेज डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस, encounter extremism, terrorism, separatist movements, multilateral diplomacy, continue to engage with multilateral diplomacy through United Nations, Arab Leagues and other. Balancing regional relations, जो आपकी रीजनल रिलेशंस हैं शिया सुन्नी मुस्लिम्स के बीच में, पारसीज के बीच में, ये भी केटर करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। रीजनल कोऑपरेशंस रखना पड़ेगा इन टर्म ऑफ टेक्नोलॉजी, एनर्जी, सिक्योरिटी। कंक्लूजन क्या कहता है आपके मेन से पॉइंट ऑफ व्यू से, हम कंक्लूजन क्या लिखने वाले हैं? While it is clear that a good beginning has been made for closer Israel-Arab ties with the Abraham Accord. So Abraham Accord से ये चीज तो फाइनलाइज होगी कि इजराइल और अरब कंट्रीज के बीच में एक फ्रेंडशिप टाइज आ गया है। With their success and extension to other countries will depend on the range of factors that are currently impacting the geopolitical environment, including the US-China rivalry and West Asia politics of alignment and realignment. इजराइल हमस वॉर के बारे में हम देखते हैं अभी। The Israel-Hamas conflict is intensified with Israel launching a ground offensive
in the Gaza Strip aimed at eliminating Hamas. So आपका जो एक गाजा स्ट्रिप वाला एरिया है, इजराइल और हमस वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। मैप में आप ये तीनों चीजों को, मैपिंग में आप ये तीनों चीजों को अभी मार्क करोगे। हमस वाला एरिया, इजराइल वाला एरिया, गाजा स्ट्रिप वाला एरिया आप मैप में मार्क करोगे और इसे आप रख दोगे अपने जो भी मैप वाले आप रिवीजन वाले जो नोट्स बना रहे हो, मैपिंग वाले रिवीजन नोट्स में आप इसको बना के रख दोगे। This has sparked concern about the post-conflict phase and its potential impact on global economy. Bloomberg, a worldwide media company, has outlined 3 potential scenarios for the conflict and how each could influence countries around the globe. So, what is the 3 possible scenario for the conflict and their potential effect? So, कैसे हम बता सकते हैं कि हमारा यहाँ पे ये पोटेंशियल इफेक्ट के कारण यहाँ पर चांसेस है कन्फ्लिक्ट होने के? क्या है? लिमिटेड कन्फ्लिक्ट इन गाजा. In this scenario, the conflict remains primarily localized in Gaza Strip with limited expansion into other regions. तो मेनली आपका जो कंटीशियस इशू है, जहां पर मेनली आप देखोगे कि आपकी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो है आपका गाजा स्ट्रिप का रीजन, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ ये रीजन नहीं देखना है आपको, इसके अलावा इसके आसपास जो भी ओशंस हैं, जो भी सीज हैं, लेक्स हैं, माउंटेन्स हैं, ये सब पोर्ट्स हैं, ये सब आपको गाजा स्ट्रिप के आसपास वाले एरिया में देखना है और उसे मैपिंग में लाना है। Potential effect: limited direct impact on global economy. Nevertheless, this is unwelcome news for a world economy recovering from various setbacks. Central banks struggling between addressing inflation and preventing economic slowdown. सो इस तरह के इश्यूज भी हमने देखा है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी आपकी यहाँ पर कन्फ्लिक्ट में कंट्रीब्यूशन करने वाली हैं। रीजनल कन्फ्लिक्ट विद ईरान बैक्ड मिलिटेंट्स. This scenario involves a broader regional conflict with the potential involvement of Iran-backed militant groups in Lebanon and Syria as well as Houthis in Yemen. So, येमेन में ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी प्रीलिम्स में, ये जो होतीज हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? सो आपके जो होतीज हैं वो यमन रीजन में पाए जाते हैं, और ये वाला जो रीजन है ना आपका लेबनान, सीरिया, यमन, ये हमेशा से एक मिलिटेंट बैक्ड रीजन रहा है। मिलिटेंट बैक्ड रीजन मतलब यहाँ पर आपके इंसर्जेंसीज देखने को मिली हैं, एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज देखने को मिली हैं। तो ये रीजन हमेशा कंटेंशन में रहा है और यहाँ भी पोटेंशियल इफेक्ट है, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट फिर से आपकी इमर्ज हो सकती है। फुल स्केल वॉर इन्वॉल्विंग इजराइल, ईरान एंड मेजर पावर्स, तो इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत है कि एक फुल स्केल लड़ाई शुरू हो जाए, वॉर ही शुरू हो जाए, वॉर डिक्लेयर हो जाए आपके इजराइल, ईरान और मेजर पावर्स के बीच में। ये सब चीजों का पोटेंशियल इफेक्ट क्या होने वाला है? द कॉन्फ्लिक्ट वुड डिस्टर्ब ट्रेड एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई इन द मिडल ईस्ट, affecting countries in the region and their trading partners. Over 20% of the world's crude supply comes from West Africa. Conflict in the region may drastically push up the crude oil up to USD 150 per barrel. So देखिए इंडिया के लिए अगर अगेन ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जो इनसे इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल, वो बहुत कॉस्टली दामों पे कर रहे हैं। अगर क्रूड ऑयल की दाम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, तो हम नहीं चाहते कि इस तरह के वॉर्स और भी ज़्यादा फ्यूचर में हो। ग्लोबल इन्फ्लेशन विल राइज टू अबाउट 6.7% in 2024, potentially causing the global economic growth to slow by almost 2 percentage point, leading to possible worldwide recession. So रिसेशन आने के भी चांसेस हैं। ग्लोबल आपके इन्फ्लेशन जो है, महंगाई बढ़ने के भी चांसेस हैं, 6.7% की चांसेस हैं। अभी हमारा जो ईयर है 2024, इसमें चांसेस है कि 6.7% का इन्फ्लेशन ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो है इंडिया कनाडा रिलेशंस के बारे में, ठीक है। इंडिया और कनाडा के रिलेशंस बहुत पहले से बहुत अच्छे रह चुके हैं। बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स वहाँ जाते हैं, सिटीजनशिप लेते हैं और वहीं बस जाते हैं, और कनाडा से हमें बहुत ज़्यादा रिमिटेंस भी आते हैं। तो देखते हैं हमारा आर्टिकल क्या कहना चाहता है। इन द रीसेंट डेवलपमेंट, द कैनेडियन गवर्नमेंट हैज एक्सपेल्ड अ सीनियर इंडियन डिप्लोमैट allying India's involvement in assassination of Hardeep Singh Nijjar, a prominent Sikh leader in Canada.
इन्होंने ये एलिगेशन लगाया है कि हमारे यहाँ के जो डिप्लोमैट्स हैं, सीनियर इंडियन डिप्लोमैट है, उनका हाथ था इसमें असैसिनेशन में। ये पॉलिटिकल एजेंडा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम ओवरऑल रिलेशन देखते हैं। What are the significant pillars of India-Canada relationships? Political relations. India established diplomatic relations with Canada in 1947. 1947 से ही हमारे डिप्लोमेटिक टाइज हैं आपके कनाडा के साथ। इंडिया और कनाडा के रिलेशंस, डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1947 से हैं। India and Canada have a long-standing bilateral relations based on shared principles such as democracy, human rights, rule of law and pluralism. ठीक है, ये सब पे कनाडा भी विश्वास करता है और इंडिया भी विश्वास करता है। डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स, ठीक है, आपकी रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ है उसी को फॉलो करना है, हमें दंगा राज नहीं चलाना है। इकोनॉमिक कोऑपरेशंस में हम देखते हैं इनके अभी कनाडा अमाउंटेड टू $6 billion annually. So there is a trade between India and Canada which is $6 billion annually. एक साल में $6 billion की ट्रेड होती है इंडिया और आपकी कनाडा के बीच में। According to Invest India, Canada is the 18th largest foreign investors in India. इंडिया में कनाडा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है एंड कनाडा इज 18th लार्जेस्ट। अगर आपको प्रीलिम्स में ये पूछ लिया जाए क्या इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया, दैट इज नॉट ट्रू। सो इंडिया इज 18th लार्जेस्ट, ये टॉप 10 में भी नहीं है हमारे कंट्रीज के इन्वेस्टमेंट में, बट या अगेन इट इज इम्पॉर्टेंट। Over 600 Canadian companies have presence in India and over 1,000 Canadian companies are actively pursuing business in Indian market. ये भी आप देख सकते हो कि बहुत सारी कंपनीज, ऑलमोस्ट 1,000 कैनेडियन कंपनीज हमारे यहाँ इंडिया में बिजनेस कर रही है, उनको मार्केट मिला हुआ है। डायस्पोरा कनेक्शन, Canada hosts one of the largest Indian diaspora in the world, numbering 16 lakh people of Indian origin. So Canada बहुत सारे लोग जाते हैं आपकी पढ़ाई करने के लिए। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, पैसिफिक स्ट्रैटेजी, इंडो पैसिफिक रीजन में हमारे कनाडा की हमें सपोर्ट चाहिए और उनका सहमति भी चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी अंडर IC इम्पैक्ट प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन हेल्थ केयर, एग्री बायोटेक एंड वेस्ट मैनेजमेंट। सो इंडिया कनाडा के साथ ये आपके ज्वाइंट वेंचर्स बना रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ केयर एंड एग्री बायोटेक टेक्नोलॉजीज एंड वेस्ट मैनेजमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट स्पेस में भी हम देखते हैं इसरो एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी हैज साइंड MOUs in the field of exploration and utilization of outer space. ISRO in its 100th satellite PSLV launched in 2018 also flew Canadian first LEO low Earth orbit satellite from Indian spaceport, that is your श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा से भी बहुत सारे कैनेडियन जो लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं वो इंडिया लॉन्च करता है। वैसे इंडिया बहुत सारी कंट्रीज के सैटेलाइट्स लॉन्च करता है, कनाडा इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट कस्टमर्स जिनके हम सैटेलाइट्स आपके श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इंडिया कनाडा रिलेशंस? कल्चरल सेंसिटिविटी, ठीक है, खालिस्तान की फॉर्मेशन के बारे में बात होती है, वहाँ के 6 लोगों के बारे में, तो ये एक बहुत ही बड़ा एजेंडा है जो इंडिया को नहीं पसंद है। फिर माइकल क्यूलिवन, Director of South Asian Institute at Wilson Center think tank says, combination from increasing Sikh activism in Canada, growing Indian pressure on Ottawa's unwilling to address India's concern has plunged bilateral relations in a deep crisis today. So बहुत सारे इंडियन इश्यूज जो कनाडा में डिस्कस हो रहे हैं वो वहाँ पर एक्चुअली अच्छे से केटर नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि वीजास और इमाइग्रेशन पॉलिसीज भी कनाडा की अच्छी खासी स्ट्रिक्ट है। डिफरिंग इंस्टेंसेस एंड इंटरनेशनल इश्यूज इन G20 में भी हमने देखा कि इंडिया और कनाडा के जो इंस्टेंसेस थे वो अलग अलग बातों में थे। एग्रीकल्चरल ट्रेड डिस्प्यूट्स भी होते रहते हैं इंडिया और कनाडा के बीच में। What should be the way forward? Addressing the Khalistan issue, encourage inclusive dialogue. So हमें वहाँ के जो सिख पॉपुलेशन है उनके साथ, उनके जो लीडर्स हैं उनके साथ हमें इंक्लूसिव डायलॉग स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि जो खालिस्तान का इशू है जो कि कंटीशियस इशू है, इंडिया नहीं चाहता इस तरह की चीज़ें फॉर्मेशन हो, ठीक है, तो ये हमें इंक्लूसिव टॉक और डायलॉग्स के साथ ही इसे केटर करना पड़ेगा।
फिर काउंटर पॉलिटिकल एक्सट्रीमिज्म, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपैंड ट्रेड हॉरिजन्स। हमें कनाडा के अलावा भी हमें देखना पड़ेगा कि हमें और भी कंट्रीज के साथ अपने हॉरिजन को एक्सपैंड करना है। कल्चरल एक्सचेंज, promote cultural programs, environment collaboration, combat climate change together, diplomatic engagement, high level dialogues are needed, security cooperation, counter terrorism and collaboration. हम डिस्कस करने वाले हैं अब इंडिया साउथ कोरिया के रिलेशंस को, किस तरह के रिलेशंस डेवलपमेंट हुए हैं देखते हैं। In recent years, the ties between India and Republic of Korea has seen substantial progress, involving into a genuinely multifaceted relationship marked by a convergence of interest, mutual goodwill, and frequent high-level exchange. India's economic liberalization and the implementation of Look East policy and later the Act East policy has found common grounds with the Republic of Korea commitment of free market principles. सो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो साउथ कोरिया है और इंडिया है, ये दोनों चाहते हैं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी चले, फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स के हिसाब से ही हमारी इकोनॉमी चले। फिर इंडिया का भी ये इंस्टेंट है लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसमें इंडिया क्या करना है, जो अपनी ईस्टर्न कंट्रीज है उस पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, उसकी मार्केट को एनालाइज कर रहा है, उनके साथ कल्चरल ट्राइज इंक्रीज कर रहा है और बेटर कर रहा है, ताकि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें इन्हें सहमति मिल सके। So historical भी हम देखेंगे, history of India and South Korea relation. Buddhism from India. So South Korea has taken Buddhism from India. Buddhism from India reached the Korea Peninsula in 3rd century. So cultural ties में भी हम देखेंगे कि हमारी बुद्धिज्म जो कल्चर है वो साउथ कोरिया में फॉलो होती है 3rd century से। During the Korean War, a resolution sponsored by India was accepted by both warring sides, leading to ceasefire. And then India served as the chairman of Neutral National Repatriation Commission. So इंडिया का ये कहना था कि हम न्यूट्रल स्टैंड में, हम किसी का भी साथ नहीं लेंगे, ना ही उन्होंने कोरिया के जो वॉर कंट्रीज हैं, जो एनिमी कंट्रीज हैं, उनका साथ लिया, उनका स्टैंड न्यूट्रल था। In 1962, bilateral consensual ties were established later, and then later in also 1973. So bilateral ties, strategic ties इनके बीच में start हुआ। The pivotal movement in India-South Korea relations occurs in 2006 when President APJ Abdul Kalam visited South Korea. South Korea 2006 में मेजरली हम देखते हैं साउथ कोरिया के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हुए हैं, जब हमारे जो प्रेसिडेंट थे तभी के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने विजिट किया साउथ कोरिया। President Lee's visit to India was also done. And in 2016, South Korea's participation in the Defense Expo India and Maritime India Summit demonstrated a growing defense maritime collaboration. 2016 में भी अच्छा खासा इनका डिफेंस सेक्टर में कोलैबोरेशन देखने को मिला है। India South Korea trade and economic relations. In 2022, bilateral trade between India and South Korea reached of 27 billion US dollars. So 27 billion US dollars is a huge term. Okay. और इतना तो हमारे कनाडा के साथ भी नहीं है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड हमारा हो रहा है साउथ कोरिया के साथ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जे-इन ऑफ सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा स्मार्टफोन असेंबली प्लांट। सो इन लोगों के बीच में ये डील हुई है इनको कोलैबोरेटिव एफर्ट्स से। Since the implementation of CEPA in 2020, bilateral trades witnessed a remarkable growth with a staggering 70% increase in 2011. Fifth, foreign policy and security dialogue taking place in Seoul in 2022. तो सियोल में हमने देखा कि फिफ्थ इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की डिस्कशन भी हुई थी। स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप, इंडिया एंड साउथ कोरिया स्टैंड आउट सिग्निफिकेंट like-minded partners in the Indo-Pacific region. Indo-Pacific region में इंडिया और साउथ कोरिया की एकजुटता और इनकी वन सिंगल माइंडेडनेस को देख के हम ये बता सकते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप जो साउथ कोरिया के साथ है वो बेटर हो रही है। स्ट्रैटेजी फॉर फ्री, पीसफुल एंड प्रॉस्परस इंडो-पैसिफिक is the main agenda of both India and South Korea. अब कुछ challenges देखते हैं हम। The ongoing challenges that have compelled middle power in India, Japan and now South Korea
to step up their engagements are the new emerging threats posing an increasing militant China with its growing divergence from United States and convergence with Russia. तो चाइना रशिया के साथ मिलके बहुत ज़्यादा मिलिटेंट एक्टिविटीज़ की चैलेंजेस आ रहे हैं आपके यूक्रेन वॉर नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर रिसर्जेंस. सो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अपने से बहुत अलग अलग है. ठीक है, आपका ये नॉर्थ कोरिया हो गया, ये साउथ कोरिया हो गया, दोनों की जो तरीके हैं वो बहुत अलग हैं. नॉर्थ कोरिया इज लाइक पूरी तरह से यहाँ पर आपका गुंडा राज चलता है, बट साउथ कोरिया में ऐसी केस नहीं है. Dividends in the decline US global dominance also. Way forward क्या कहता है हमारा? The year 2023 will be an important time because not only will South Korea and India commemorate 50 years of diplomatic relations, but also because the convergence of respective free and open Indo-Pacific vision. So दोनों का विजन 50 साल तो उनके रिलेशंस में आ ही जाएंगे, बट दोनों का जो ये विजन है कि ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, ये विजन भी फुलफिल होता हुआ दिख रहा है. Already the process has started with the 9th round of Indo-ROC Comprehensive Economic Partnership. India and South Korea may use their combined might as strong middle powers to uphold a stable, rule-based region. So ये आज का हमारा टॉपिक यहीं तक रहता है. नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आते हैं. Till then, take care and study well.